नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद भाजपा का अगला स्टेप क्या होगा? कई कयास लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद भाजपा का अगला कदम क्या होने जा रहा है? संगठन स्तर पर खाली पड़े पदों पर होगी नियुक्तियां, साथ ही नए चुनाव प्रभारियों की नियुक्तियों की भी कवायद तेज हो रही है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड, केंद्रीय चुनाव समिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठन और पदाधिकारियों की नियुक्तियां शामिल हैं। जेपी नड्डा को कार्यभार संभालते हुए 1.5 साल बीत चुके हैं। ऐसे में सितंबर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हो सकती है, ऐसी भी कवायद शुरू की जा रही है। नियुक्तियों को लेकर संघ और भाजपा में चर्चा भी लगातार जारी है। नियुक्ति कहां पर होनी है, जो पद खाली है उनको भी भरना है और नियुक्तियों को लेकर ही संघ और भाजपा में चर्चा भी लगातार जारी। संघ की चित्रकूट बैठक में भी संगठन विस्तार को लेकर विचार विमर्श हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल गठन और राज्यपाल नियुक्तियों के बाद कई पद हो चुके हैं रिक्त। अब उन पदों को किस तरीके से भरना है, अगर उनको भरा जाएगा तो फिर कब तक भरा जाएगा, इसको लेकर भी मंथन लगातार हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद भाजपा का अगला स्टेप क्या होने वाला है। संगठन स्तर पर खाली पड़े हुए पदों को भी भरना है, नियुक्तियां की जानी है, साथ ही नए चुनाव प्रभारियों की नियुक्तियों की भी कवायद तेज हो चुकी है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड, केंद्रीय चुनाव समिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठन और पदाधिकारियों की नियुक्तियां भी शामिल हैं। जेपी नड्डा को कार्यभार संभालते हुए 1.5 साल का वक्त बीत चुका है। ऐसे में सितंबर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हो सकती है, ऐसी भी खबरें हैं। और नियुक्तियों को लेकर संघ और भाजपा में लंबे वक्त से चर्चाएं चल भी रही हैं। संघ की अभी हाल ही में चित्रकूट में जो बैठक हुई थी, उसमें भी खबर ये कि संगठन विस्तार को लेकर विचार विमर्श किया गया। अब वहां पर क्या बात बनी, उसके बाद चर्चा भाजपा के तमाम अलकमान के लीडर्स के साथ में हुई है। अब वहां से क्या कहा गया, किन किन बातों पर सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल गठन और राज्यपाल नियुक्तियों के बाद में कई पद जो रिक्त हो गए हैं, उनको कब तक भरा जाएगा, इंतजार लगातार हो रहा है। कैबिनेट रीशफल के बाद आगे किस तरीके से अब मोदी सरकार बढ़ती है, केंद्र की सरकार बढ़ती है, इस पर लगातार नजर रहेगी। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का इंटरव्यू। जन आशीर्वाद यात्रा में भाग नहीं लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने जो टास्क दिया वो पूरा कर रहा था, उन्होंने कहा है। और संभागवार जिलों के दौरे कर रहा हूं, ये भी जानकारी उन्होंने दी। इंटरव्यू के दरमियान मुझे जो फीडबैक चाहिए वो नेताओं से नहीं, आमजन से मिलता है। उन्होंने कहा कि जो फीडबैक मुझे चाहिए है वो नेताओं से नहीं मिलेगा, पार्टी के लीडर से नहीं मिलेगा, उनसे तो बातचीत लगातार हो रही है। जमीन पर, ग्राउंड पर जो लोग हैं, आमजन के पास मैं जाऊंगा, उनसे ही फीडबैक मिलता है। फीडबैक से पार्टी की मजबूती को लेकर हर पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। जनता क्या चाहती है, इसी बात को जानने के लिए हम फील्ड में हैं। उन्होंने कहा कि ग्राउंड पर आम लोगों की उम्मीद क्या है, भाजपा से उनके आने वाले वक्त में क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या आस है, जनता क्या चाहती है जमीन पर, ये जानने के लिए ही फील्ड में हम उतरे हैं। जिलों के संगठन से जुड़े विवाद सुलझाए ऑन द स्पॉट। उन्होंने कहा कि जिलों के संगठन से जुड़े हुए जो भी विवाद थे उनको सुलझाए लगातार जा रहे हैं, आगे भी सुलझाए जाएंगे ऑन द स्पॉट ही। अब क्योंकि लगातार पार्टी के भीतर तो इसको लेकर मंथन होता है कि जनता तक जो तमाम बातें हैं वो वाकई में पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, क्या उनको बताना है, क्या उनको जागरूक करना है, किन किन चीज़ों के लिए उनको जानकारी होनी चाहिए। इसको लेकर नेताओं के साथ में तो बातचीत होती है, लेकिन ग्राउंड पर जाकर के आम लोगों से खुद मिलना ये कितना महत्वपूर्ण है, ये समझाया है भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने इंटरव्यू के दरमियान। जन आशीर्वाद यात्रा में भाग नहीं लेने के सवाल पर उन्होंने कहा, पार्टी हाईकमान ने जो टास्क दिया है मैं तो बस उसे पूरा कर रहा था। संभागवार जिलों के दौरे लगातार मैं कर रहा हूँ, मुझे जो फीडबैक चाहिए वो नेताओं से नहीं मिलता बल्कि आमजन से वो मिल पाता है। फीडबैक से पार्टी की मजबूती को लेकर हर पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। ये भी उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करना सभी का एकमात्र मकसद है। जनता क्या चाहती है, इसी बात को जानने के लिए हम फील्ड में उतरे हैं और जिलों के संगठन से जुड़े हुए विवाद सुलझाए लगातार जा रहे हैं ऑन द स्पॉट ही। उन्होंने कहा कि ग्राउंड पर जाकर ही हालातों को समझना आसान हो जाता है, आम लोग क्या चाहते हैं ये समझना आसान हो जाता है। इसीलिए पार्टी के नेताओं से सिर्फ बातचीत ना करके ग्राउंड पर उतर करके लोगों की बात जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बहुत जरूरी है, ये उन्होंने कहा है इंटरव्यू के दरमियान। कांग्रेस के लिए ममता की मजबूरी, विपक्षी गठबंधन की एकता के लिए ममता जरूरी भी।
तभी सभी विवाद भुला करके कांग्रेस नेता दीदी को साथ लेकर के आए हैं। ममता ने भी सद्भाव दिखा करके दिल्ली में की थी गांधी परिवार से मुलाकात। अब हाल ही में सोनिया के विपक्षी नेताओं के साथ में वर्चुअली मीटिंग में ममता भी शामिल हुई। उधर पूर्वोत्तर में भाजपा से नाराज नेताओं को ममता ने गैर कांग्रेसी विकल्प उपलब्ध करवाया। कांग्रेस को चिंता है कि ममता के मोर्चे से भाजपा को फायदा और कांग्रेस को नुकसान होगा। अब ये कांग्रेस की चिंता है कि ममता जो मोर्चा खड़ा कर रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है और कांग्रेस को इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है, और इसलिए कांग्रेस तीसरे मोर्चे से बचने के लिए दीदी को साथ लाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए अब ये पूरा गणित भी सभी के समझ में अब धीरे धीरे आ रहा है कि कांग्रेस को चिंता है कहीं तीसरे मोर्चे से बीजेपी को फायदा ना हो और कांग्रेस को घाटा ना हो, इसीलिए तीसरे मोर्चे से बचने के लिए दीदी को साथ लाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। अब दिल्ली में अभी मुलाकातें भी उनकी तमाम हुई हैं कांग्रेस के लिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ममता को साथ लाना एक मजबूरी है। विपक्षी गठबंधन की एकता के लिए ममता जरूरी भी है, तभी सभी विवाद को भुला करके कांग्रेस नेता दीदी को साथ लाने में लगातार जुटे हुए हैं। ममता ने भी सद्भाव दिखाया और दिल्ली में गांधी परिवार से उन्होंने मुलाकात की अभी हाल ही में, और हाल ही में सोनिया के विपक्षी नेताओं के साथ में जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा, उस मीटिंग में भी ममता बनर्जी शामिल हुई थी। उधर पूर्वोत्तर में भाजपा से नाराज नेताओं को ममता ने गैर कांग्रेसी विकल्प उपलब्ध करवा दिया है और कांग्रेस को इसी बात की चिंता है, यकीन मानिए, कि ममता के तीसरे मोर्चे से भाजपा को फायदा, कांग्रेस को नुकसान होगा, और इसलिए तीसरे मोर्चे से बचने के लिए दीदी को साथ लाने की जुगत में कांग्रेसी नेता तमाम लगे हुए हैं। आपको क्यों परेशान करेगी केंद्र सरकार? बड़ा सवाल ये। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया दावा, केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए करेगी परेशान। अब ये सिसोदिया ने दावा किया है कि केंद्र की सरकार एजेंसियों के जरिए उनको परेशान करेगी। 15 लोगों की एक सूची सीबीआई, ईडी आदि को देकर के कार्रवाई करने के लिए कहा है केंद्र ने, ये भी उन्होंने कहा है। और इस सूची में कई नाम आप नेताओं के शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के उन्होंने कहा कि कई नेताओं के नाम सूची में शामिल हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है आने वाले दिनों में, लेकिन वास्तव में भाजपा आम आदमी पार्टी में अभी नहीं। अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में जंग होगी। वैसे भी 5 में से 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी बनी है कांग्रेस की राह में बाधा, और उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, इन चारों राज्यों में आप विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है। आगे जो गतिरोध है दोनों ही पार्टियों के बीच में, वो आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों में जो गतिरोध है वो और बढ़ेगा आने वाले वक्त में, जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव करीब आएंगे। इन राज्यों में आपने भाजपा के खिलाफ एक गैर कांग्रेसी विकल्प उपलब्ध कराया। भाजपा कम से कम अभी संभव नहीं कि आपको किसी मुश्किल में डालने का उठाएगी कदम। अगर ऐसा करती है केंद्र की सरकार तो फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में गलत संदेश जाएगा और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को उठाना पड़ सकता है। इसलिए भी किसी भी जोखिम से अभी केंद्र की सरकार बचेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाजपा कम से कम अभी संभव नहीं है कि आपको किसी भी मुश्किल में डाल सकती है। लेकिन अब सिसोदिया ने जो दावा किया है उसमें कितना सच है, उसमें कितनी सच्चाई है, इसको लेकर भी तमाम बातें हो रही हैं। सिसोदिया ने दावा किया कि केंद्र की सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए उन पर कार्रवाई कर सकती है, उनके तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उन पर कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने कहा कि 15 लोगों की सूची सीबीआई, ईडी आदि को देकर के कार्रवाई करने के लिए केंद्र की सरकार ने कहा है, और इस सूची में कई नाम आप नेताओं के शामिल हैं उन्होंने कहा। लेकिन क्या वास्तव में भाजपा आप में अभी नहीं, अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में जंग देखे जाएगी? लेकिन अभी से जो ये वार पलटवार हो रहा है, बयानबाजियां चल रही हैं, वो भी अच्छे संकेत नहीं है दोनों ही पार्टियों के लिए। वैसे भी 5 में से 4 राज्यों में आप कांग्रेस की राह में बाधा है, रोड़ा है। उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, इन चारों ही राज्यों में आप चुनाव लड़ने वाली है विधानसभा के, और इन राज्यों में आपने भाजपा के खिलाफ एक गैर कांग्रेसी विकल्प उपलब्ध करवाया है, जो कि कांग्रेस के लिए भी अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस वाले मान रहे हैं संभव नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको किसी भी मुश्किल में डालने का जोखिम उठाएगी अगर, क्योंकि कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी आप हैं, और ऐसे में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है जो कहा जाता है। इसी फॉर्मेट में बीजेपी आगे बढ़ रही है। अब ऐसे वक्त में कोई जोखिम बीजेपी उठाएगी विधानसभा चुनाव के करीब आते, ये संभव दिखाई नहीं दे रहा। लालू परिवार के नाटकों का हो पटाक्षेप।
लालू राबड़ी को जल्द से जल्द परिवार के सभी मसले सुलझाने चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग भी लालू परिवार के आए दिन के झगड़ों से उब चुके हैं, थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तमाम वहाँ के लोगों के रिएक्शंस भी आते हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप के कारण हर बार आरजेडी को नुकसान भी होता है। अब फिर से तेज प्रताप ने जगदानंद समेत संजय यादव को निशाना बनाया। संजय यादव तेजस्वी यादव के लिए राजनीतिक रणनीति बनाने का काम देखते हैं। शायद तेज प्रताप को किसी मीडिया में बने रहने के लिए कर दिया मिसगाइड, और इसलिए लालू को आगे आकर के तेज प्रताप के सियासी ड्रामे अब खत्म करने चाहिए, ये आम लोग भी बिहार के कह रहे हैं। नहीं तो तेज प्रताप की महत्वाकांक्षाओं की वजह से पार्टी और परिवार को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके बारे में आकलन अभी से करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी तेज प्रताप कर रहे हैं तमाम अपने ही लीडर्स पर, अपने ही नेताओं पर, वो पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है और इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता इस वक्त में महसूस हो रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर लंबे वक्त से ये हो रहा है कि प्रतिबंध लगाने चाहिए, इसी को लेकर तैयारी। सरकार दोनों अलगाववादी संगठनों पर लगाएगी प्रतिबंध है, ऐसी खबर है। दोनों संगठन के खिलाफ सरकार को सबूत कई मिले हैं। अलगाववादी नेताओं को पाक से फंडिंग हो रही है, ऐसे तमाम सबूत लंबे वक्त से मिलते रहे हैं। कश्मीर में आतंकी घटनाओं को लेकर फंडिंग हो रही है। 1993 में गठित हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में 26 दल शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दशक से अलगाववाद का जहर घोल रहे अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत केंद्र की सरकार के पास प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है। पाकिस्तान में MBBS की सीटें कश्मीरी छात्रों को बेचने और उससे मिले पैसे का अलगाववादी और आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करने के सबूत मिलने के बाद अनैतिक गतिविधियों निवारण अधिनियम यानी कि UAPA के तहत हुर्रियत पर शिकंजा कसा जा सकता है। इसके लिए तैयारी हो रही है और पहले भी कई मामलों में हुर्रियत नेताओं की मिलीभगत सामने आ चुकी है। अब जल्द ही इन पर शिकंजा कसा जाएगा, कार्रवाई होगी, ऐसे तमाम खबरें। मनरेगा योजना में सेंधमारी, गरीबों के हक का डाका। मनरेगा में 935 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत SAU के ऑडिट में गड़बड़ी मिली। पिछले 4 साल के दरमियान मनरेगा में 935 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी हुई है। ये मसला उजागर हो रहा है धीरे धीरे। फर्जी लोगों का नामांकन और सामान के लिए फर्जी विक्रेताओं के ऊंचे दामों का भुगतान उनको कर दिया गया और अभी तक केवल 12 करोड़ 5 लाख रुपए की भरपाई हो पाई है, ये कहा जा रहा है। अब ये इस पर किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से कार्रवाई होती है, इतना बड़ा गड़बड़ झाला कैसे हो गया, इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई, किस किस की मिली भगत है, इसको लेकर भी पड़ताल लगातार हो रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उकसाने वाला कदम आप कह सकते हैं। शी जिनपिंग ने तिब्बत का दौरा किया है। अब ये दौरा भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्या? तमाम जो जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन तनाव के बीच ये उनका दौरा है। एक हफ्ते पहले दूसरी मरतबा तिब्बत का दौरा किया है शी जिनपिंग ने। अरुणाचल से सटे निंगची गांव तक जिनपिंग पहुंचे। वहां पर सेना से बातचीत करते हुए उनकी जो तस्वीरें या फिर इनपुट मिले। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले बांध के निरीक्षण की खबर भी है। अब उनका ये दौरा भारत के लिए खतरा साबित कर सकता है क्या? इसको लेकर तैयारी हो रही है हिंदुस्तान की अपने स्तर पर। अगस्त में पस्त मॉनसून, इस बार राजस्थान में सावन करीब करीब सूखा ही निकलने वाला है। 24 अगस्त से 22 अगस्त के बीच सिर्फ 17 दिन ही बरसात और राजस्थान में 18 जून को मॉनसून ने एंट्री की थी। उसके 66 दिन बाद सिर्फ 21 दिन ही हुई अच्छी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिन मॉनसून फिर कमजोर रहेगा। 26 अगस्त तक राज्य में कहीं भी तेज बारिश की चेतावनी नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार जो मॉनसून है वो रूखा रूखा ही निकलने वाला है। अब जिस बारिश की उम्मीद की जा रही थी वो बारिश होती भी दिखाई नहीं दे रही। 18 जून को मॉनसून की एंट्री हुई, उसके 66 दिन बाद भी सिर्फ 21 दिन ही अच्छी बारिश हुई। और अभी को लेकर मौसम विभाग का ताज़ा अनुमान ये है कि 4-5 दिन मॉनसून कमजोर रहेगा और आगे भी कहीं पर तेज बारिश होने का अनुमान नहीं है फिलहाल। वकीलों की सुरक्षा से जुड़ी खबर है। राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021 इस बार हो सकता है पेश, कहा जा रहा है। राज्य की सरकार इस बिल को मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है। बिल पेश होने पर लागू होंगे कुछ नियम और साथ ही जैसे वकीलों से अभद्रता या धमकाना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। साथ ही वकील पर FIR से पहले बार एसोसिएशन को सूचना जरूरी हो जाएगा।
बीसीआर राज्य सरकार के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे चुकी है। अब जल्दी इसको लेकर भी आगे बढ़ा जाएगा। कोई पुख्ता खबर निकल करके सामने आ सकती है। जो मांग वकीलों की है उसके मद्देनजर ये कहा जा रहा है मॉनसून सत्र का फिलहाल इंतजार करना होगा। पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस की चिंता, टिकट बंटवारे पर घमासान से नुकसान का खतरा है। पंचायत चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में कांग्रेस की चिंता लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। टिकट बंटवारे पर घमासान से नुकसान का खतरा है। कांग्रेस को टिकट बंटवारे को लेकर विधायकों के बीच घमासान, ऐसे में प्रत्याशियों को विपक्ष के साथ भीतरघात का डर है और साथ ही कई विधायक टिकट बंटवारे को लेकर आमने सामने भी हो चुके हैं। पिछले दिनों कई ऐसी खबरें भी सामने आई जहां पर कई विधायक टिकट वितरण को लेकर, बंटवारे को लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। ऐसे में अब डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के स्तर पर भीतर से जो तमाम उनको इनपुट मिले, जानकारी मिली, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अपने ही लोगों को मनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। अब डैमेज कंट्रोल क्या हो पाएगा पंचायत चुनाव से पहले, इसको लेकर भी कवायद तेज है। भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में चुनाव होने हैं और इन क्षेत्रों में हारे विधायक भी टिकट वितरण में नहीं चलने से नाराज हैं। अब कुछ विधायकों की टिकट वितरण में नहीं चल पा रही है, जिससे विधायक भी नाराज हैं। अगर उनकी नाराजगी को वक्त रहते दूर किया जा सकता है तो अच्छी बात होगी कांग्रेस के लिए। अगर नाराजगी दूर नहीं होती तो फिर पंचायत चुनाव में खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है और इसे भांपते हुए तैयारी डैमेज कंट्रोल की हो रही है।